क्या आप जानते हैं कि लाखों लोगों की जान बचाने वाले एजेंट्स कभी अपने काम का क्रेडिट नहीं लेते हैं? दुश्मन देश में जाकर देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाना कोई छोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के खुफिया एजेंसी अर्थात रा की। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि रा कैसे काम करती है और इसके अफसर क्या खतरे उठाते हैं। ये सारी रोमांचक जानकारी पूर्व रा अफसर के इंटरव्यू और मल्टीपल रिसर्च पेपर पर आधारित होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के टॉपिक में हम कौन-कौन से कवर करेंगे पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के फेलियर्स और रा के गठन की कहानी क्या है। इसके बाद हम जानेंगे रा के पहले जासूस और 1971 के युद्ध के मास्टर स्ट्रोक के बारे में समझेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे राजनीतिक दखल अंदाजी ने इस एजेंसी को गहरे संकट में डाल दिया। साथ ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर सियाचिन और कारगिल के ऑपरेशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और अंत में समझेंगे कि मौजूद 3 टियर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अर्थात एनएससी को क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजादी के बाद भारत के अंदरूनी और बाहरी जो खुफिया जानकारी थी का जिम्मा जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के पास ही था। 1954 में जब चीन ने भारत का 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने नक्शे में दिखा दिया पर इसे इग्नोर किया गया। 1962 में चीन ने हमला किया और आईबी को इसकी भनक तक नहीं मालूम हुई। अर्थात तो चीन ने तो अटैक कर दिया 1962 में, लेकिन आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो था जो उसको इसकी भनक तक नहीं लगी और गलत इंटेलिजेंस के कारण भारत के एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और इसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने भी हमला किया और आईबी यहां पर भी बाहरी जानकारी जुटाने में पूरी तरीके से फेल साबित हुई। इन दोनों युद्धों ने साबित कर दिया कि भारत को सीमाओं के बाहर देखने के लिए एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए। पहले अभी तक जो आईबी थी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो इन सभी चीजों को बाहर जो अगर कोई देश अटैक करना चाहता है हमारे देश पे तो उसके विषय में हम लोग जानकारी जुटा नहीं पाते थे। इसीलिए सोचा गया कुछ एक ऐसी डेडिकेटेड एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए जो इन युद्धों से या बाहरी देशों के अटैक से भी हमें बचा सके। तो इसके लिए 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुभवी अफसर अर्थात आर एन काओ को बुलाया। काओ के ब्लूप्रिंट के आधार पर 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रा का गठन किया गया। इसका मुख्य काम केवल भारत की सीमाओं के बाहर दुश्मनों की जानकारी जुटाना या तय करना नहीं था। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इस नई एजेंसी का चीफ सीधा पीएम को ही रिपोर्ट करेगा। इसकी गोपनीयता इतनी सख्त रखी गई कि किसी भी भारतीय जासूस का नाम किसी भी सरकारी फाइल या पेपर पर नहीं लिखा जाता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो गठन के 9 महीने बाद रा ने पंजाब से कश्मीर बेदी नाम के अपने पहले एजेंट को हायर किया। उन्हें मोहम्मद इब्राहिम की फर्जी पहचान देकर और महीनों की स्पेशल ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान बॉर्डर पार करवाया गया। वहां से वो सीक्रेट रेडियो सिग्नल के जरिए अमृतसर और दिल्ली के हेडक्वार्टर को खुफिया जानकारी भेजते थे। एक दिन उन्होंने उन्होंने एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसने साबित कर दिया कि अमेरिका छुपकर पाकिस्तान को घातक हथियार सप्लाई कर रहा है। इस इंटेलिजेंस से पता चला कि पाकिस्तान को 6 F-104 फाइटर प्लेन्स और 7B-57 बम्बार्स सीक्रेटली मिल रहे हैं। और 1971 के तनाव के बीच हासिम कुरैशी नाम का आतंकी 36 साथियों को छुड़ाने के लिए एक भारतीय विमान हाईजैक करने वाला था। रा चीफ आर एन काओ ने इस एक सुनहरे मौके में बदला और पकड़े हुए कुरैशी को भारत का डबल एजेंट बना दिया। पूरी प्लानिंग के तहत कुरैशी ने भारतीय विमान को हाईजैक किया और उसे पाकिस्तान के लाहौर में उतार दिया। इस हाईजैक को भारत पर हमले की तरह पेश करके भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस अर्थात तो हवाई रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस एक चाल ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का संपर्क पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे 1971 के युद्ध में भारत को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज देखने को मिला।
फिर 1975 की इमरजेंसी के बाद देश में सत्ता बदली और 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। नई सरकार को शक था कि रा का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं की जासूसी और निजी फायदों के लिए होता है। उन्होंने रा पर इंक्वायरी बैठा दी और भारत के बाहर चल रहे कई अहम ऑपरेशन और जो वर्टिकल्स को बंद करवा दिया। इस राजनीतिक शक और अपमान के कारण उन्हें अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि एजेंसी का मनोबल टूट गया और भारत का बाहरी खुफिया नेटवर्क पूरी तरह से कमजोर हो गया। इस कमजोर दौर में पाकिस्तान रावलपिंडी के खान रिसर्च लेबोरेटरी में सीक्रेट न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था। रा के एजेंट ने वहां के वैज्ञानिकों का पीछा किया और देखा कि वो एक खास नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं। एजेंट ने उसी दुकान में अपनी पहचान बनाई और चुपके से उन वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल जो है टेस्ट के लिए भारत भेज दिए। जब बालों की टेस्टिंग हुई तो उसमें न्यूट्रिनो रेडिएशंस काफी ज्यादा देखने को मिला। इस शानदार जासूसी ने पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का पुख्ता पर्दाफाश कर दिया। इस खुलासे के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस लैब पर हमला करने का प्लान बनाया, जिसके लिए भारत से रिफ्यूलिंग सपोर्ट चाहिए था। लेकिन पीएम मोरारजी देसाई ने इस रिफ्यूलिंग सपोर्ट के लिए साफ मना कर दिया। इससे भी बड़ी गलती तब हुई जब पीएम ने फोन पर पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को बता दिया कि उन्हें लैब की सारी जानकारी मिल चुकी है। यह बात सुनते ही पाकिस्तान अलर्ट हो गया और उन्होंने वहां मौजूद कई भारतीय एजेंट्स को पकड़कर शहीद कर दिया। अर्थात पकड़ पकड़ के पाकिस्तान ने भारतीय एजेंटों को मारना शुरू कर दिया। राजनीतिक गलती की वजह से न सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा हुआ, बल्कि भारत ने अपनी कई बेहतरीन एजेंट्स को भी खो दिया। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद रा को आधुनिक तकनीकी के साथ फिर से ताकतवर बनाया गया। 1984 में लंदन में बैठे भारतीय एजेंट्स ने एक गारमेंट शॉप से पाकिस्तान का एक चौंकाने वाला ऑर्डर ट्रेस किया। पाकिस्तान ने -50 सेल्सियस तापमान में पहनने वाले 150 स्पेशल थर्मल कोट्स और जूतों का ऑर्डर दिया था। रात तुरंत समझ गया कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। एजेंट्स ने चालाकी से लंदन वाली कंपनी की डिलीवरी डेट आगे बढ़वा दी और 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत करके सियाचिन पर तिरंगा फहरा दिया। इन सफलताओं के बावजूद 1999 का कारगिल युद्ध खुफिया तंत्रों के कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा फेलियर साबित हुआ। ब्रसेल्स में 500 बूट्स की खरीद, बॉर्डर पर ड्रोन सर्वे और दुश्मन की 2 नई बटालियन बनने जैसे 45 इनपुट्स मिले, लेकिन एजेंसियों के बीच तालमेल न होने के कारण इनमें से केवल 11 इनपुट्स ही टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच पाए थे। यहां तक कि निगरानी करने वाले एशियन रिसर्च सेंटर का स्पेशल प्लेन एक मंत्री को घुमाने के लिए दे दिया गया। इस लापरवाही और साइक्लो वर्किंग की वजह से सेना को कारगिल में अचानक दुश्मन का सामना करना पड़ गया। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने अपनी गलतियों से सबक लिया और पूरे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर दिया। एजेंसियों में बेहतर तालमेल के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात एनएससी का गठन किया गया, जो 3 टियर मॉडल पर काम करता है। पहला टियर डाटा एनालाइज करता है, दूसरा टियर स्ट्रेटजीज डिसाइड करता है और तीसरा टियर इन सभी का हिस्सा होते हुए सीधे प्रधानमंत्री को सही एक्शन की सलाह देता है। रा का यह पूरा सफर साबित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में नॉलेज इज पावर अर्थात ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गलतियों, राजनीतिक दखलंदाजी और सीमित संसाधनों के बावजूद इस एजेंसी ने कई बार भारत का नक्शा बदलने से रोक दिया है। आज का 3 टियर मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी क्रिटिकल जानकारी फाइलों में दबकर ना रह जाए। देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही खुफिया जानकारी से तय होती है। हमारे ये गुमनाम एजेंट्स आज भी बिना किसी मेडल की चाह के साइलेंट शील्ड बनकर हमारी रक्षा करते रहते हैं। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।
हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।